नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बाणभट्ट की आत्मकथा इस उपन्यास का सारांश हम देखेंगे। इसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस वीडियो में हम लेखक, पात्र परिचय और उपन्यास की समीक्षा को देखेंगे। यह वीडियो नेट पाठ्यक्रम पर आधारित है। विषय वस्तु को देख लेते हैं। इसमें जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, सबसे पहले हम लेखक परिचय देखेंगे, पात्र परिचय देखेंगे, बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास की समीक्षा, उसके बाद शिल्पगत परिचय से भी अवगत होंगे हम। तो आइए लेखक के बारे में हम जानते हैं। इस उपन्यास के जो लेखक हैं वे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास द्विवेदी जी का पहला उपन्यास है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य जगत के श्रेष्ठ रचनाकार हैं। ये एक निबंधकार, निष्पक्ष आलोचक और मानवतावादी उपन्यासकार हैं। संस्कृति के साथ साथ इतिहास के पक्ष को उजागर करके उन्होंने अपने रचनाओं को निखारा है। उनके उपन्यास ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित कम परंतु ऐतिहासिक वातावरण एवं देश काल पर आधारित है। इस उपन्यास में जो भी पात्र हैं उस पात्र के नाम को हम देखते हैं। बाणभट्ट जो उपन्यास का प्रधान पात्र, बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास का नायक है, जो कि संस्कृत का कवि है। उसका चरित्र साहसी, विवेकशील, भावुक और संघर्षशील है। भटनी प्रमुख नारी पात्र है। देवपुत्र तुअर मिलिंद की रूपवती कन्या है जिसका अपहरण हो जाता है। यह बाणभट्ट से प्रेम करती है। निपुणिका एक अस्पृश्य जाति की कन्या है जिसका विवाह कांदविक वैश्य के साथ होता है। यह विवाह के 1 वर्ष बाद ही विधवा हो गई थी। यह एक कुशल अभिनेत्री भी है जो बाणभट्ट से प्रेम करती है। अतिरिक्त पात्र जो इस उपन्यास में है वह है सुचरिता, अघोर भैरव, राजश्री, कुमार, कृष्णवर्धन आदि। तो ये थे इस उपन्यास के पात्र। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में इतिहास और कल्पना का ऐसा सुंदर समन्वय है कि दोनों एक दूसरे के पूरक बन गए हैं। इसका संबंध संस्कृत के सुप्रसिद्ध कवि बाणभट्ट से है, जो कि कथात्मक शैली में लिखी गई है। संपूर्ण उपन्यास 20 उच्छ्वासों में बटा हुआ है, यानी यह संपूर्ण उपन्यास 20 अध्यायों में बटा हुआ है। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में बाणभट्ट कालीन 7वीं शताब्दी के हर्ष युग के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा आर्थिक स्थिति के ऐतिहासिक तत्वों पर प्रकाश डाला गया है। इस हर्षकालीन सभ्यता एवं संस्कृति का एक जीवंत दस्तावेज माना जाता है। इसमें भारत में तत्कालीन पनप रही प्रवृत्तियों का लेखक ने यथार्थ चित्रण किया है। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास की समीक्षा। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में 7वीं सदी में लोग कर्मफल और
पुनर्जन्म में विश्वास न रखकर भाग्यवाद पर विश्वास करने लगे थे। धर्म का रूप विकृत हो गया था, जिसमें भ्रष्टाचार और पाखंड बढ़ रहा था। धर्म के साये में अनैतिक कार्य हो रहे थे। नारी के प्रति लोगों का दृष्टिकोण भोगवादी था। लुटेरों द्वारा अपहरण करके उन्हें राजाओं के अंतःपुर में बेच दिया जाता था। नारी के प्रति सम्मान भाव समाप्त हो चुका था। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में नैतिकता पर विशेष बल है। लेखक ने विवेक और बुद्धि का उपयोग सही गलत का निर्णय करने के लिए कहा है। विवेक को उन्होंने लोकशास्त्र तथा गुरु से भी ऊपर स्थान दिया है। व्यक्ति में विवेक, करुणा एवं साहस जैसे गुणों को अपने भीतर विकसित करने का ज्ञान देते हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के काल में सभी कला के रूप अपने शिखर पर थे। समाज में कवियों और कलाकारों का सम्मान था। नाट्य, काव्य, संगीत, चित्र एवं मूर्ति कला को लोग मनोविनोद तथा उपयोगितावादी दोनों नज़र से देखते थे। अभिनय के लिए प्रेक्षागृह बने हुए थे। दरबार में संगीत, नृत्य तथा काव्य का बोलबाला था। कलाकार और कवियों को विशेष सम्मान प्राप्त था। बाणभट्ट का नारी के प्रति दृष्टिकोण प्रशंसनीय दिखाया गया है। भटनी एक प्रभावशाली चरित्र है। द्विवेदी जी ने बाणभट्ट के चरित्र पर लगे दाग को दूर करने और नारी के सम्मान की रक्षा करने के उद्देश्य से इस उपन्यास की रचना की थी और यही इसका मूल केंद्र है। उपन्यास के माध्यम से लेखक नारी के प्रति सम्मान भाव, नारी शक्ति की गरिमा को समझने और केवल वासना पूर्ति के साधन न मानकर उनके प्रति पवित्र एवं उदात्त भाव मन में रखना बताया है। राष्ट्र जब संकटग्रस्त हो तो परस्पर एकजुट होकर राष्ट्र सेवा में त्याग एवं बलिदान के लिए तत्पर रहना चाहिए। अब इस उपन्यास के शिल्पगत परिचय को हम जानेंगे। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में अनेक जगहों पर विवरणात्मक, वर्णनात्मक तथा नाटकीय शैली का प्रयोग किया गया है। जैसा कि बाणभट्ट संस्कृत के कवि थे, अतः इसमें संस्कृतनिष्ठ काव्यात्मक एवं अलंकृत भाषा का प्रयोग है। दार्शनिक के विवेचन एवं प्रकृति निरूपण में भी भाषा प्रायः संस्कृतनिष्ठ शब्दावली से युक्त है। लंबे वाक्य रचना, लंबे पदबंध, अलंकृत भाषा, संस्कृतनिष्ठ क्लिष्ट शब्दावली उपन्यास में व्याप्त है। इस प्रकार हम अंततः कह सकते हैं कि बाणभट्ट की आत्मकथा हर्षकालीन सभ्यता एवं संस्कृति का जीवंत दस्तावेज है। बाणभट्ट की आत्मकथा अपनी समस्त औपन्यासिक संरचना और भंगिमा में कथाकृति होते हुए भी महाकाव्यत्व की गरिमा से पूर्ण है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हिंदी साधन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें।